नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए एक नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। सीसीटीवी में कैद एक चौंकाने वाली घटना में सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के पास एक महिला कांस्टेबल के साथ युवकों के एक समूह ने मारपीट की। यह घटना उस समय हुई जब बाइक सवार एक युवक ने कांस्टेबल पर बाइक रोकने के बाद उसे स्टार्ट करने का दबाव बनाया। जब उसने मना किया तो युवक ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट की। पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने तुरंत मामले को दर्ज कर लिया है। पुलिस अधीक्षक रणवीर सिंह ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि मामले की गहन जांच अब शुरू कर दी गई है। सिविल लाइंस थाना पुलिस हमले में शामिल आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लिया है और पुलिस के आला अधिकारियों ने अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की। महिला के साथ मारपीट की जा रही है, क्या पूरा मामला है? कौन है ये महिला? देखिए, कल एक शिकायत एसएचओ सिविल लाइंस को मिली है। इसमें एक लेडी कांस्टेबल जो पुलिस लाइन में तैनात है, उन्होंने कुछ लोगों पे मारपीट का आरोप लगाया है और तहरीर दी है। इसमें लेडी कांस्टेबल का ये कहना है कि वो जब अपने प्राइवेट आवास जहाँ रह रही हैं, चक्कर की मिलक के क्षेत्र में, वहाँ जा रही थी, उस समय रास्ते में कुछ लोगों ने उनको रोक करके कुछ बातें करी। उसके बाद उनके साथ मारपीट की, उनके साथ अभद्रता की है। इसमें हम लोगों ने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है और उसमें जो अन्य विधिक कार्रवाई है, जैसे मेडिकल कराना वगैरह, सब कुछ हम लोगों ने करा दिया है। और हमारी टीम लगातार लगी हुई है। जो लोग इसमें आरोपी हैं उनको हम गिरफ्तार करेंगे, उनसे पूछताछ करेंगे और जो भी मेरिट होगा इस केस में, उसके हिसाब से इसका डिस्पोजल करेंगे। अंबाला छावनी के गोल चक्कर इलाके में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। देर रात बाइक सवार दो बदमाशों ने जनता स्वीट्स नाम की मिठाई की दुकान पर ताबड़तोड़ 5 राउंड फायरिंग की। घटना दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें बदमाशों को बाइक पर आकर गोलियां चलाते देखा जा सकता है। दुकान के मालिक वीरेंद्र वाही ने बताया कि उन्हें किसी से कोई धमकी नहीं मिली थी और दुश्मनी भी नहीं थी। फायरिंग के बाद दुकान का टफन ग्लास टूट गया और घटना की सूचना पर डीएसपी रजत गुलिया समेत पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। डीएसपी ने पुष्टि की कि दुकानदार को पहले कोई धमकी नहीं मिली थी और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान और मामले की जांच शुरू कर दी है। मैं वीरेंद्र वाही बेटे 9:27 पर एक मोटर बाइक के ऊपर दो यंग चैप, जिन्होंने अपना चेहरा रुमाल से ढका हुआ था, फायरिंग की। ऑलरेडी आधा मिनट रुके और रुकने के बाद वो फायरिंग करके 5 खोल पड़े बाहर मिले हमें, वो निकल गए। नहीं, हमें भी किसी के साथ कोई ऐसे लाग लपेट नहीं है, ऐसा कोई चांस ही नहीं है। नहीं, कोई जख्मी नहीं हुआ। हमारे जो ग्लास है, टफर ग्लास था, उसके अंदर टफन ग्लास में होल पड़े हैं। उनके थोड़ी देर बाद जब बाहर जाके देखा तो 5 खाली खोल पड़े हुए थे, जो हमने पुलिस को हैंड ओवर किया। ये इंदिरा चौक है। देखिए, अभी ये रिपोर्ट हुआ था कि फायरिंग हुई है, तो उसके रिगार्डिंग अभी जांच चल रही है और शॉप ऑनर्स के पास अभी तक कोई फोन नहीं आया, कोई थ्रेट या कोई ऐसी बात नहीं। सर, बदमाशी आइडेंटिफाई हो पाए हैं क्योंकि सीसीटीवी फुटेज आ चुकी है सामने? देखिए, अभी जांच चल रही है, तो जांच जैसे कुछ आइडेंटिफाई होगा तो आई लेट यू नो। कितने फायर हुए थे? अभी जांच ऑन है, मैं जो भी कुछ होगा मैं आपको इसके बारे में जल्दी से। एफआईआर दर्ज कर ली गई है? किस सेक्शन में एफआईआर? अभी ऑनगोइंग प्रोसेस है, जैसे कंप्लेंट मिलेगी हम उसको आगे भी विल प्रोसीड। ठीक है, थैंक यू। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बिहार दौरे के दौरान मधुबनी के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मिथिला हाट का दौरा किया। मिथिला की कला, सांस्कृतिक और खान पान से परिचित होने के बाद उन्होंने झंझारपुर के क्रेडिट आउटरीच के तहत 1121
करोड़ का ऋण वितरित किया। वित्त मंत्री ने मधुबनी पेंटिंग के कलाकारों से भी मुलाकात की, उनकी स्टॉल्स का निरीक्षण किया और स्थानीय परंपराओं का अनुभव किया। इस कार्यक्रम में कई वरिष्ठ नेता और स्थानीय अधिकारी भी शामिल थे। इस धरती बहुत पावन धरती और उत्तर बिहार के लिए कभी भी प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं बिहार जैसे भारत में हर राज्य आगे बढ़ना चाहिए, कोई भी राज्य पीछे रहना नहीं है। सबको हम कुछ ना कुछ कार्यक्रम के द्वारा जोड़ना चाहिए। अगर बिहार के बारे में ऐसे बोलते हैं, उत्तर बिहार अपने बजट भाषण में और उन्होंने कहा इसका रास्ता हम लोग निकालेंगे और वही नहीं किया, अपने ऑफिस में बैठ करके पूरा बिहार के फ्लड का रिव्यू भी सबको बुलाया और उसका रास्ता निकालने का प्रयास किया। और आपको पता है कि लगभग 60,000 करोड़ रुपया भारत सरकार ने इस बार अपने बजट में बिहार को विशेष पैकेज देने के लिए किया। अब कल से जब यहाँ पर है तो एक एक चीज को देख भी रही है कि क्या किया जा सकता है बिहार में, कैसे सिंचाई का, कैसे बाढ़ का, कैसे मखाना का, कैसे मधुबनी पेंटिंग का, इस सब का कैसे मार्केट से जोड़ना, इस सारा चीज का चर्चा भी करते कर रही है। 2027 के चुनाव से पहले भाजपा संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। इसी मुद्दे पर पिछले दिनों बुधवार को लखनऊ के विश्वेश्वरैया हॉल में संगठन के चुनाव पर बड़ी बैठक संपन्न हो चुकी है। इसी कड़ी में एक बार फिर लखनऊ में भाजपा पार्टी के प्रदेश कार्यालय में संगठन चुनाव को लेकर बड़ी बैठक आयोजित हुई। संगठनात्मक चुनाव में उत्तर प्रदेश के परिवेशक और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने की मौजूदगी में आज पार्टी कार्यालय पर बड़ी बैठक हुई। बैठक में संगठन से जुड़े स्वतंत्र देव सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे समेत कई बड़े चेहरे मौजूद रहे। बता दें कि भाजपा ने इस बार संगठन में मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के उम्र लिमिट तय की है। इसके अलावा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कार्यकाल पूरा हो चुका है और उनकी जगह पर नए अध्यक्ष का चुनाव होना है। आज केंद्रीय पर्यवेक्षक श्री विनोद तावड़े जी राष्ट्रीय महामंत्री आए हुए हैं, जो हम सबको मार्गदर्शन देंगे। और संगठन चुनाव अब बूथ चुनाव अंतिम चरण में है और उसके बाद अब सब उचित समय में बताया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य बबीता सिंह चौहान ने वीरांगना जलकारी बाई अस्पताल का दौरा किया और वहां की सेवाओं का मूल्यांकन किया तथा मरीजों से बातचीत की। अपने दौरे के दौरान चौहान ने महिलाओं से बातचीत की तथा उनकी चिंताओं को समझा और अस्पताल में उपलब्ध सेवाओं की समीक्षा की। उन्होंने मरीजों की देखभाल और उपचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करने के लिए मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर निवेदिता कर से भी मुलाकात की। इस दौरे का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं तथा अस्पताल में मरीजों विशेषकर महिलाओं को होने वाली किसी भी समस्या का समाधान करना था। मैम, आपने यहाँ पर औचक निरीक्षण किया, क्या कुछ चीज़ें और क्या कुछ कमियाँ आपने यहाँ पर देखी और क्या कुछ आगे आप डायरेक्शन देंगे ताकि यहाँ कुछ चीज़ें व्यवस्थित हो? जी, मुझे यहाँ सब कुछ ठीक मिला है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये थी कि यहाँ जगह की कमी है और पेशेंट बहुत हैं। तो मुझे लगता है कि क्योंकि हार्ट ऑफ सिटी होने के नाते ये एक बहुत इम्पोर्टेंट हॉस्पिटल है यहाँ महिलाओं के लिए, और क्योंकि इस जगह कम है और
पेशेंट ज़्यादा हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसको शिफ्ट हो जाना चाहिए, या तो बेसिक चीज़ें यहाँ रह जाएं जैसे ऑपरेशन थिएटर है या डिलीवरी के लिए, या क्योंकि जब ऑपरेशन होते हैं तो पेशेंट निश्चित रूप से 7-8 दिन यहाँ रहते हैं, तो उस टाइम मुझे लगता है कि बहुत परेशानी होती होगी। और ऐसे में भी देख के लग रहा है कि जैसे आप लोगों ने भी देखा है कि बाहर बहुत पेशेंट बैठे हुए हैं और अंदर उतनी जगह नहीं है, तो जगह की प्रॉब्लम है। मैम पार्किंग एक बड़ा इशू है यहाँ पर, हॉस्पिटल प्रशासन नेचुरली जब हॉस्पिटल ऐसी जगह है, ये पुराना हॉस्पिटल है तो पार्किंग की जगह होगी, तो पार्किंग के लिए भी कहूँगी मैं, पेशेंट के लिए भी कहूँगी कि कहीं ना कहीं इसको और शिफ्ट कर देना चाहिए। फायर सेफ्टी का शायद कोई सर्टिफिकेट नहीं है। किसका? फायर सेफ्टी का है ना सब उसमें। हाँ, फायर सेफ्टी भी है, फायर सेफ्टी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि फायर सेफ्टी नहीं होगा? हम लोग जितना कर सकते हैं मैम, महिलाओं के लिए जो आदेश पारित किया गया था, अब तक उसमें क्या कुछ शिकायतें आपको मिली है किसी महिला के द्वारा, जिनसे या किसी भी टेलर के द्वारा? देखिए, ऐसे मैं कहूँ आपसे कि अभी मुझे शिकायतें मिली है तो शिकायत कोई कम भी नहीं हुई है, आती ही है शिकायत, और आप लोगों के पास भी होंगी, ऐसा नहीं है। पर हाँ, ये तो ज़रूर है कि लोगों के दिमाग में एक माइंड सेट हुआ है कि अगर ऐसा होगा तो कुछ भी हो सकता है, तो कमी तो निश्चित रूप से आएगी। पर शिकायतों का ये भी है कि अभी हमने उनको थोड़ा टाइम दिया है, और जब वो टाइम हमारा ख़त्म होगा तो हम उनसे पूछेंगे भी, और हमने कहा है अगर उनको ज़रूरत है महिलाओं की किसी भी फील्ड में, कहीं भी वो टेलरिंग में चाहिए या उनको ब्यूटिशियन के लिए चाहिए या उनको जिम के लिए चाहिए, तो उनके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उनको देंगे। मैम, बीते दिनों कुछ संगठन आपके पास गए थे जिन्होंने एक ज्ञापन देते हुए इसका विरोध किया था कि जो कोएड कॉलेजेस हैं या जो गायनो डॉक्टर्स हैं, उन सब के पास जो महिलाएं जाती हैं, कल को उनके ऊपर भी एलिगेशंस लगेंगे, तो क्या वो साथ में सामाजिक ताना बाना पे इस पर प्रभाव पड़ेगा? देखिए, पहले तो मेरे पास कोई संगठन की नहीं आई है, क्योंकि औरतों की बात छोड़ो, इसको तो हर व्यक्ति ने अप्रिशिएट किया है, हर फैमिली ने इतना अप्रिशिएट किया है कि मेरे पास इतने अच्छे लोगों के मतलब इतने फ़ोन आए हैं कि सबको इतना अच्छा लग रहा है कि जैसे मैंने हर फैमिली की एक बात कह दी हो, क्योंकि हर घर में बहन बेटियां माँ सब कुछ हैं, तो सबको पता है कि क्या दर्द है सबका। लेकिन लोग ये है क्योंकि आधुनिकता के ज़माने में ना तो मना कर पाते हैं कि आप ना जाइए, और ना ही वहाँ की सुविधाओं को सुधार सकते हैं, पर ये मेरे पास कोई नहीं आया। लेकिन जहाँ तक फिर आप ये डॉक्टर और ये सब बातें लेके आते हैं, मैंने पहले भी कहा है कि डॉक्टर के जो उनका प्रोफेशन है और जो जिम है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वहाँ जाते वक्त और जिम जाते वक्त और डॉक्टर के पास आते वक्त डॉक्टर की मेंटालिटी भी और पेशेंट की मेंटालिटी भी में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको जानकारी के लिए भी बताना चाहूँगी, कभी भी ऐसा नहीं होता कि थिएटर में जब डॉक्टर अगर डिलीवरी कराने जा रहे हैं, ऑपरेशन कराने जा रहे हैं या कहीं अल्ट्रासाउंड कराने जा रहे हैं, तो उनके साथ कोई नर्स या डॉक्टर नहीं होती है। तो ये सब बेकार की बातें हैं कि एक अगर क्वेश्चन पर कोई क्वेश्चन बनाना है तो अलग बात है, अदरवाइज ऐसा कभी नहीं होता कि डॉक्टर कहीं अकेले जा रहे हैं। और मैं तो कहती हूँ अगर वो अकेले जा भी रहे हैं तो उसमें और उसकी मानसिकता में बहुत फ़र्क है, तो वो कंपेयर करना तो बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं है। पर मेरे पास कोई आया भी नहीं, मुझे बहुत अप्रिशिएशन मिला और आप लोगों के माध्यम से भी मुझे बहुत अच्छा सब सुनने को मिला, और मुझे अच्छा लगा कि मैंने अगर कुछ आगे बढ़ के कुछ सोचा और महिलाओं की मदद करने की कोई डेडलाइन है कि जब तक इसमें तमाम जगह डेडलाइन दे दी है, क्योंकि हमने उनको थोड़ा टाइम भी दिया है कि भाई वो उसमें देखें, तो हमने कहा है कि 15 दिसंबर तक वो बताएं कि उनको क्या ज़रूरत है और क्यों नहीं हो पा रहा है, तो ये प्रशासनिक लोगों का काम है, वो देखेंगे और उसको चेक करेंगे। संबल हिंसा की न्यायिक जांच के लिए गठित आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया है। यह टीम रविवार रात संबल पहुंची और 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। जांच टीम ने सेवानिवृत्त जज देवेंद्र अरोड़ा, पूर्व डीजीपी अरविंद कुमार जैन और पूर्व प्रमुख सचिव अरविंद मोहन प्रसाद शामिल हैं। मुरादाबाद के कमिश्नर अंजनया कुमार सिंह ने बताया कि आयोग को पूरी स्वतंत्रता दी गई है और स्थानीय प्रशासन उनकी सहायता कर रहा है। जांच टीम की सुरक्षा सुनिश्चित करने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं और इस जांच को गंभीरता से देखा जा रहा है। इसके सिफारिशों का इंतजार है। जांच आयोग हैं वो अपना काम खुद करेंगे, वो अपना तय करेंगे कि किस तरीके से उनको क्या करना है। हमें तो आज बस उनको असिस्ट करना है, जहाँ पे भी वो जाएंगे संभवतः वो स्थल का निरीक्षण करेंगे, वो जो ज़रूरी चीज़ें कलेक्ट करेंगे, हमसे जो जवाब तलबी होगी वो सारी चीज़ें हम करेंगे। सिक्योरिटी के लिए उनके साथ प्रॉपर जो फोर्स है, जो बेसिक डोकरम होता है उसके अनुसार व्यवस्था की गई है। वहाँ पर जहाँ जिस स्थल पर वो विजिट करेंगे वहाँ पे भी फोर्सेज पहले से भी तैनात हैं, प्रॉपर सिक्योरिटी है।
और उसके बाद अगला प्रोसीजर वो अपना स्वयं तय करेंगे कि इसके बाद वो जिस तरीके से उनके निर्देश होंगे उनके अनुरूप का काम होगा। ये जांच आयोग को तय करना है। जांच आयोग जो भी कहेंगे उसके अनुरूप हम व्यवस्थाएं कर देंगे। जो अगर वो किसी से बात करना चाहेंगे तो उनके हिसाब से होगा। हालांकि जनरली यही होता है कि वो इसके लिए एक नोटिस होती है, अभी नोटिस जारी नहीं हुई है, तो मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता कि जांच आयोग किस तरीके से जो निर्देश करेगा, जांच आयोग के निर्देश का पालन करना है और उसके अनुरूप हमने व्यवस्थाएं की हैं। देखिए, जो लोग जो वहाँ की स्थिति है संभल की एकदम शांत है, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर। वहाँ पर निगरानी की जा रही है लगातार, जो चौकसी बरती जा रही है कि किसी तरीके का अब वहाँ पर शांति व्यवस्था को भंग न किया जा सके। हमारा पूरा प्रयास है कि लोगों के सहयोग से जितनी जल्दी वहाँ का क्योंकि स्थिति एकदम सामान्य हो जाए हमेशा की तरह, और फिर उसके बाद एक सहज तरीके से जो विजिट करना चाहता है हम उसके बाद किसी के लिए कोई समस्या नहीं होगी, कोई भी विजिट करना चाहे वहाँ विजिट कर सकता है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष रिजवान कुरैशी ने संभल की घटना को लेकर तीखा बयान जारी करते हुए सरकार पर उपेक्षा और गुमराह करने का आरोप लगाया है। उनके बयान से घटना को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है और अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की जा रही है। पूरी कोशिश भी रहेगी कि संभल पहुंचे और वहां के पीड़ितों का दुख दर्द बांटने की कोशिश करें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से दो बातें कहना चाहूंगा। सरकार विपक्ष को रोकने पर पूरी ताकत लगा रही है, प्रशासन हमारा पूरा ताकत लगा रहा है कि विपक्ष का कोई नेता वहां ना पहुंच पाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील भी करना चाहूंगा और क्वेश्चन मार्क भी है उन पर, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं, क्या ऐसा वहां कर दिया इन्होंने जिसके लीपापोती कर रहे हैं। एक विपक्ष का डेलीगेशन, जिस तरह से अभी कल एक आयोग का डेलीगेशन गया था सरकार की देखरेख में, प्रशासन की देखरेख में, इसी तरह की प्रशासन की देखरेख में एक 10 लोगों का विपक्ष का डेलीगेशन बना करके वहां पीड़ितों से मिलने का काम क्यों नहीं करते ये लोग। अगर वहां मिल जाए, पीड़ितों से मिल रहे हैं हम लोग, तो इसमें इन्हें कोई नुकसान नहीं है मेरे हिसाब से। अगर इन्होंने कुछ गलत नहीं किया है और कुछ गलत किया है तो उसे छुपाने के लिए, उसकी लीपापोती के लिए हमें विपक्ष को रोकने की पूरी कोशिश करते रहेंगे और हम जाने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, हिंदुस्तान के प्रदेश के हिंदू और मुसलमान भाइयों के लिए जिनको ये भ्रमित करने की राजनीति कर रहे हैं, जो वर्शिप एक्ट है 1991 में जो पास हुआ था, उसके तहत यह है कि कोई भी 1947 से पहले का कोई भी धार्मिक स्थल का स्वरूप नहीं बदला जा सकता। तो एक छोटी सी खिड़की इन्होंने उस कानून में खोल दी है कि ठीक है हम स्वरूप नहीं बदलेंगे, मगर हम जान तो लें 47 से पहले क्या था। तो सीधे सीधे वही हिसाब है, सिर्फ भ्रमित करने की राजनीति है, हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की राजनीति है। तो हमारे देश के हिंदू और मुसलमान, मैं जानता हूं कि बहुत समझदार हो चुका है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कोशिश करूंगा, आपसे उन लोगों से गुजारिश करूंगा कि किसी बहकावे में भ्रमित ना हो, और ये कुछ नहीं करना चाहते, सिर्फ और सिर्फ लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं, अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए ये राजनीति कर रहे हैं। इसलिए हिंदू और मुसलमान को एकजुट होकर के इनका जवाब देना चाहिए। प्रशासन ये चाहता है 10 तारीख के बाद अगर जाए तो ठीक रहेगा, वरना माहौल खराब हो सकता है। वो रुक ही तो प्रशासन ये चाहता है 10 तारीख के बाद ही वहां जाया जाए, बाहरी लोगों का प्रवेश। तो इस पे क्या आपको आपत्ति है कि 10 तारीख तक नहीं रुक सकते आप? हम पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं, बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं। बाहरी कौन बाहरी है? बाहरी है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये हिंदुस्तान के चैन और अमन को खराब करने वाले लोग हैं। बाहरी क्या होता है? अरे आपसे मैं कहना चाह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से इन लोगों से कहना चाह रहा हूँ, ऐसा क्या छुपाना चाह रहे हैं हम लोग नहीं जाने दे रहे। 10 लोगों का डेलीगेशन बना के भेज दीजिए, विपक्ष जाकर के पीड़ितों की बात सुन लेगा। आपको क्या तकलीफ है इस बात से? बाहरी हो गए हम इंग्लैंड से आए हुए लोग हैं। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, आप उस बीच जा सकते हैं क्या? बिल्कुल, मैं पूरी जाने की कोशिश करूंगा और जाकर ही रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। ये तो राजनीति करना है, मैं तो हो गया 4 दिन पहले तक। कांग्रेस विधायक दल की नेता और विधायक आराधना मिश्रा मोना के आवास पर पुलिस की बड़ी मौजूदगी की खबर है।
कथित तौर पर पुलिस ने नेता को उनके घर से बाहर निकलने से रोक दिया, जिससे उनकी गतिविधियों पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह स्थिति तनाव के बीच सामने आई है, क्योंकि मिश्रा को अपना स्वयं वापस पाने और अपनी नियोजित गतिविधियों को जारी रखने से रोक दिया गया है। बाहरी तैनाती और प्रतिबंधों का कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसने क्षेत्र में राजनीतिक नेताओं से जुड़ी चल रही गतिशीलता की ओर ध्यान आकर्षित किया है। स्थिति पर आगे के अपडेट का इंतजार है, क्योंकि विवरण सामने आते हैं। हम सब लोग कल संभल जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। हमारे सभी साथी, हमारे भाई, हमारे कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, हमारी बहनें, सब लोग कल जाएंगे। और आज रात को ही हम लोगों को अपने कार्यालय, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रशासन के द्वारा लगातार रोका जा रहा है। लगातार हमारे कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। हम निश्चित तौर से इसका जवाब देंगे। शांतिपूर्वक तरीके से हम सब लोग कल जाने का पूरा प्रयास करेंगे। गांधीवादी तरीके से हम उसका विरोध भी करेंगे। जो अत्याचार, अन्याय संभल में हुआ है, उसकी वस्तु स्थिति की जानकारी करने के लिए हमारा एक डेलीगेशन पहले से अनाउंस था कि हम 2 तारीख को जाएंगे, क्योंकि 1 तारीख तक रोक लगी थी। फिर उन्होंने 1 तारीख को बढ़ाकर 10 तारीख कर दी। तो और हम लोग 10 तारीख किया हुआ है। हम सब लोग जाएंगे और निश्चित तौर से अपनी बात वहाँ जो लोगों के साथ अत्याचार अन्याय हुआ उसका पूरी वस्तु स्थिति की जानकारी करके अपने लीडरशिप को बताएंगे। हम यहाँ देखिए, हमारे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पार्टी दाल चोखा यहाँ लग रहा है, यही हम लोग खाएंगे। निश्चित तौर से कल की तैयारी हमारे के कार्यकर्ताओं के द्वारा की जा रही है और हम मजबूती से जनता की आवाज़, जनता की भावनाओं को निश्चित तौर से समझना और उनकी आवाज़ को उठाना, ये हमारा कर्तव्य है। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो बब्बर शेर है, जो हमारे नेता राहुल जी, हमारे प्रियंका जी, खड़गे जी कहते हैं, तो बब्बर शेर की भूमिका में हमारे एक कार्यकर्ता साथी डटकर लड़ेंगे और संभल में लोगों को न्याय दिलाएंगे। ये हम कटिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं। धन्यवाद। संभल जाने का जो इतनी बड़ी दर्दनाक घटना संभल में हुई है, जहाँ पे 5 लोग जो हैं वो गोली लगने से उनकी मृत्यु हुई और लगभग 30 पुलिसकर्मी उसमें घायल हुए। ये सामान्य घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। और एक प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस का हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी की अध्यक्षता में हम लोग जाना चाहते थे, फैक्ट फाइंडिंग के लिए जाना चाहते थे, शांति की अपील करने जाना चाहते थे। और कल रात से ही मुझे भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। जिस तरह की पुलिस यहाँ पे, फोर्स यहाँ पे डिप्लॉयड है, आप भी देख रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी को भी रोका जा रहा है, हमारे अन्य नेताओं को रोका जा रहा है। और ये अराजकता है पूरी तरह से सरकार की। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए वहां पे 163 का हवाला देकर के हमें लखनऊ से वहां तक नहीं जाने दिया जा रहा है। 163 संभल में लागू है, लखनऊ में नहीं है। पर इस निषेधाज्ञा का आह्वान इन्होंने किया है और इस वजह से हमें अपने घर से नहीं निकलने दिया जा रहा है। ये तो पूरी तरह से गुंडागर्दी है सरकार की। अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए होनबिल टीवी।